समय बीतता गया। फिलिप में आया परिवर्तन ओलंपियस को चुभता रहा। फिलिप इस ओर से अनभिज्ञ रहा या लापरवाह, परंतु जो भी था उसने ओलंपियस के भीतर द्वंद्व पैदा करना शुरू कर दिया था और यह द्वंद्व बढ़ता चला गया क्योंकि फिलिप अब अपने राज्य कार्यों में ही व्यस्त होने लगा था। उसका समय अधिकतर राज्य व सैन्य प्रमुखों के साथ या अरिस्तु के साथ व्यतीत होता था। ओलंपियस अपने आप में खोई रहने लगी। उसकी कभी बात भी होती थी तो केवल नोवा से। ओलंपियस का अकेलापन बांटने के लिए केवल नोवा ही थी। ऐसी ही एक रात ओलंपियस की हालत बिगड़ गई। जैसे तैसे नोवा ने उस दिन महारानी को संभाला। सेविकाओं के माध्यम से ओलंपियस की बिगड़ती हालत को काबू में किया। आराम मिलने से ओलंपियस को नींद आ गई। वह सो गई। उस दिन सोते सोते ओलंपियस ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने एक प्रकाश पुंज को देखा था। ओलंपियस ने महसूस किया कि प्रकाश पुंज धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। ओलंपियस कसमसा उठी। वह हाथ से उस प्रकाश पुंज को परे धकेलती, मगर प्रकाश पुंज हटने के बजाय उनके भीतर प्रवेश करता जा रहा था। सहसा उस प्रकाश पुंज ने ओलंपियस के भीतर प्रवेश कर ही लिया। उस प्रकाश पुंज के अपने भीतर प्रवेश कर जाने पर ओलंपियस ने एक विचित्र प्रकार की सुखानुभूति महसूस की। इस सुख भरी अनुभूति में वह सोती रही। जब उठी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थिरक रही थी। उसे लग रहा था कि उसके भीतर कुछ विचित्र सा आनंद भर गया है, जिसके उन्मेष में वह द्वंद्व से मुक्त हो चुकी है। अपनी इसी अनुभूति से तब बाहर आई जब नोवा उसके कक्ष में प्रविष्ट हुई। नोवा ने महारानी के उत्फुल्ल चेहरे को देखा तो वह भी प्रसन्न हुई। सहज ही पूछ बैठी, महारानी, आज आप रात्रि के इस अंतिम प्रहर में उठकर प्रसन्न दिख रही हैं। लगता है कोई मीठा सपना देखा है। यह मीठा सपना नहीं है नोवा, ओलंपियस ने मुस्कुराकर कहा। यह हकीकत लगता है, भले ही इसका मतलब मैं ना समझ पाई हूं। अच्छा, नोवा ने उत्सुक स्वर में कहा। भला मैं भी तो सुनूं कि ऐसी क्या हकीकत छिपी है आपके सपने में। नोवा के पूछने पर ओलंपियस ने स्वप्न में देखे अपने प्रकाश पुंज वाले स्वप्न के विषय में बताया। सुनकर नोवा कह उठी, महारानी, चाहे तो किसी भी विद्वान से इस स्वप्न का अर्थ पूछ लीजिए, परंतु मैं जानती हूं कि इस स्वप्न का एक ही अर्थ निकलेगा। क्या अर्थ? आप मां बनने वाली हैं महारानी, नोवा ने कहा। मां? ओलंपियस के भीतर एक सुखद लहर दौड़ी। तो मैं मां बनने वाली हूं? जी, यह शुभ समाचार। बताइए, इस समाचार को सबसे पहले आप किसे बताना चाहेंगी? अरे पगली, ओलंपियस बोली, इतनी जल्दी भी क्या है? महाराज को खबर तो तब की जानी चाहिए जब यह पक्की तौर पर तय हो जाए कि मैं मां बनने वाली हूं। महारानी, नोवा बोली, आप इसे पक्का ही समझें। आप इस नोवा पर भरोसा कीजिए। कल यदि महाराज को यह समाचार मिलेगा तो वह भी खुश होंगे। ओलंपियस सहसा गंभीर होकर बोली, नहीं नोवा, इतनी उतावली मत हो। यह सूचना अपने ढंग से मैं महाराज को दूंगी। ठीक है, नोवा बोली, आप ही सूचित करना, परंतु करना अवश्य। फिर देखना कि महाराज आपके लिए कैसे दौड़े दौड़े फिरेंगे। ओलंपियस नोवा की इस बात को सुनकर खामोश हो गई। उसका चेहरा गंभीर होता चला गया, परंतु इसके बावजूद स्वप्न के कारण उसके चेहरे पर हर्ष और प्रसन्नता के भाव उभरते ही जा रहे थे। सुबह का समय था। फिलिप अपने निजी कक्ष में एक छोटे से सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने अरस्तु तथा अरस्तु के पास ही एक बलिष्ठ देहयष्टि, गोरा और पैनी दृष्टि वाला व्यक्ति बैठा था। फिलिप ने उसी बलिष्ठ सी व्यक्ति को संबोधित किया, केरोडिट्स, वास्तव में तुम्हारी योजना प्रशंसनीय है। इस योजना से तो हम एक एक करके हर विद्रोही सामंत को कुचल सकते हैं। बस यह मालूम हो जाए कि विद्रोही सामंत कौन से हैं। महाराज फिलिप, केरोडिट्स बोला, गुरुवर प्लेटो की आज्ञा तथा महान अरिस्तु और आपके आग्रहवश मैंने मकदूनिया के गुप्तचर विभाग का कार्य संभालते ही विद्रोही सामंतों का पता लगाना शुरू कर दिया था, और अब मैं जान चुका हूं कि राज्य में विद्रोह की असली जड़ क्या है। मतलब कि राज्य में विद्रोह का सूत्र संचालन करने वाले कौन हैं। अच्छा, फिलिप
हतप्रभ स्वर में बोला, आपने विद्रोही सूत्र संचालकों का भी पता लगा लिया? हाँ महाराज, केरोडिट्स ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने न केवल उनका पता लगा लिया बल्कि मेरी पूरी दृष्टि उनकी गतिविधियों पर भी है। केरोडिट्स की इस बात को सुनकर फिलिप ने उसे प्रशंसनीय दृष्टि से देखकर पूछा, कौन है वो विद्रोही? उन दो प्रमुख विद्रोहियों के नाम हैं पिरोपिडिज और रेमोलिक्स। फिलिप ने उन दोनों के नाम सुनते ही चौंक कर कहा, ये दोनों ही सामंत तो मेरे सामने सदैव नतमस्तक ही रहते आए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लोग गुप्त रूप से षड्यंत्र भी कर रहे होंगे। क्या तुम प्रमाण दे सकते हो केरोडिट्स? केरोडिट्स के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज फिलिप, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, वो भी ऐसे प्रमाण जिसे आप स्वयं झुठला नहीं सकेंगे। कैसा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण, केरोडिट्स दृढ़ स्वर में बोला। आप स्वयं देखें और सुने कि वे दोनों किस प्रकार आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है केरोडिट्स, फिलिप ने सख्ती से कहा, मैं स्वयं अपनी आंखों से उनकी करतूत देखूंगा और उन्हें दंडित भी करूंगा। तो ठीक है महाराज, केरोडिट्स ने कहा, कल रात्रि में आपको यह प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, कल रात्रि तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा नहीं महाराज, रात्रि के समय मैं स्वयं उस स्थान पर आपको लेकर चलूंगा जहां विद्रोह और षड्यंत्रों की योजनाएं बनाई जाती हैं। वहां आप अपनी आंखों से रोमक्लिस और पेरोपिडिस का वास्तविक रूप देख सकेंगे। फिलिप ने सहमति से सर हिलाया। उसका चेहरा तमतमा उठा था और उस पर सख्ती आ गई थी। वह होंठ भींचे हुए था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे मकदूनिया में षड्यंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।